नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का अपने उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड के तमाम अहम खबरों का रुख करते हैं विस्तार के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती घपले के अंतिम आरोपी तक को पकड़ा जाएगा। त्रुटि रहित परीक्षा के लिए आयोग के साथ किसी दूसरी एजेंसी को जोड़ने पर भी विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्नातक स्तरीय भर्ती मामले का उल्लेख करते हुए इस मामले की जांच एसटीएफ कर रही है। अब तक 18 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। कोई कितनी भी पहुंच वाला क्यों न हो, बख्शा नहीं जाएगा। मामले में अंतिम आरोपी की गिरफ्तारी तक कार्रवाई जारी रहेगी। सरकार युवाओं का भी अहित नहीं होने देगी। धामी ने बताया कि प्रदेश में रोजगार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए जल्द निवेशक सम्मेलन किया जाएगा। मामला बहुत संवेदनशील है। ये हमारे उत्तराखंड के नौजवानों के साथ, युवाओं के साथ, बेरोजगारों के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है। इस मुद्दे पर किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होगी और पूरा पारदर्शी तरीके से काम होगा। और जब तक इसमें जो गुनाहगार हैं एक एक को जेल की सलाखों के पीछे नहीं धकेल दिया जाएगा, जब तक उन पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये कार्रवाई लगातार। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित स्नातक स्तरीय परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में 19वीं गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित स्नातक स्तरीय परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक आउट मामले में दर्ज मुकदमे की विवेचना एसटीएफ द्वारा की जा रही है, जिसमें अभी तक कुल 18 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका था। जिसके बाद एसटीएफ ने उत्तरकाशी के नौगांव से अंकित रमोला को पूछताछ के लिए उठाया था, जहां पूछताछ के बाद साक्ष्य की पुष्टि होने पर अंकित रमोला को उक्त आरोपों में गिरफ्तार कर लिया गया है। देहरादून में उत्तराखंड स्टेट सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। जानकारी के मुताबिक 5 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 400 खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। जो भी खिलाड़ी इसमें जीतेंगे वो नेशनल टीम में चयनित होंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस प्रतियोगिता की घोषणा करते हुए सभी खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। इस प्रतियोगिता में वुमेन सिंगल, वुमेन डबल, बॉयज सिंगल, बॉयज डबल और मिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। के बाद अगली प्रतियोगिता उनकी राष्ट्रीय स्तर पर होगी। और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में पूरे देश के अंदर हर क्षेत्र में हमारे खिलाड़ी आगे आ रहे हैं। हमारी खेलों में और ज़्यादा पहले की अपेक्षा लोगों का रुझान बढ़ रहा है। उस दिशा में हमने भी उत्तराखंड के अंदर अपने खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए हम नई खेल नीति लाए हैं और नई खेल नीति के माध्यम से बहुत सारे ऐसे जो हमारे खिलाड़ी हैं जिनको खेलने जाने के लिए, वहाँ रहने के लिए, आने के लिए तमाम प्रकार के पहले परेशानियों का सामना करना पड़ता था। नई खेल नीति में हमने उन सब का प्रावधान किया है और आगे भी हमारी कोशिश रहेगी कि हम खिलाड़ियों को अधिक प्रोत्साहन करें, जिससे कि पूरे उत्तराखंड के अंदर खेलों को हर क्षेत्र में, जहाँ बैडमिंटन है, क्रिकेट है, बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, खो खो है, कबड्डी है, एथलेटिक्स है, उन सभी में हमारे बच्चे आगे आएँ राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जहाँ प्रदेश का और देश का नाम रोशन करें। था यहाँ पे पूरे प्रदेश के जो हमारे 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ से करीब 400 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहे हैं। और इस प्रतियोगिता की सबसे जो मुख्य इसका जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि इस प्रतियोगिता में जो भी बच्चे अपना पहला द्वितीय स्थान बनाएंगे वो हमारी स्टेट की टीम को रिप्रेजेंट करेंगे और नेशनल के जब भी टूर्नामेंट्स होंगे उसमें वो उत्तराखंड की टीम को रिप्रेजेंट करेंगे। इसलिए जितने भी अच्छे खिलाड़ी हैं, चाहे वो भारतवर्ष में कहीं पर भी ट्रेनिंग ले रहे हों, इस वक्त अपनी स्टेट में खेलने के लिए ज़रूर आते हैं और वो अपने खेल का उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं ताकि वो स्टेट की टीम में अपनी जगह बनाकर नेशनल्स में खेल सकें। मैडम, जैसे लक्ष्य सेन जैसे कई खिलाड़ी उत्तराखंड से आए हैं, तो किस तरह का माहौल देखेंगे आप?
लक्ष्य सेन की जो उपलब्धियां हैं उनको देखकर हमारे पूरे उत्तराखंड के खिलाड़ी बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड हैं। उत्तराखंड की क्यों, अगर हम कहें कि पूरा देश उनके प्रदर्शन से बहुत ज़्यादा उत्साहित है और जितने भी बैडमिंटन खिलाड़ी हैं अब लक्ष्य उनका आदर्श हो गए हैं। जैसे एक ज़माने में साइना नेहवाल और पीवी सिंधु हुआ करते थे। लक्ष्य की जो उपलब्धियां हैं उसकी हम जितनी भी कोविड के बाद ये टूर्नामेंट आज 3 साल के बाद यहाँ पे टूर्नामेंट शुरू हो रहा है, तो सबसे अच्छी बात है कि जो बच्चे लगातार प्रैक्टिस में थे और अपना अभ्यास कर रहे थे, उनको एक प्रतियोगिता खेलने का और अपने को परखने का मौका मिला है। और क्योंकि ये पहला मतलब दूसरा उत्तराखंड का टूर्नामेंट है, इससे पहले काशीपुर में एक स्टेट चैंपियनशिप हुई है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा रहेगा। जो भी खिलाड़ी, कई खिलाड़ियों का इन्हीं टूर्नामेंट के जरिए अपना कैरियर बना। राजकीय दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय के ओपीडी भवन की द्वितीय मंजिल में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने लाइफस्टाइल क्लिनिक का लोकार्पण किया। आपको बता दें कि अब उत्तराखंड के सरकारी अस्पताल में पहली बार कैथ लैब की शुरुआत होने जा रही है। साथ ही हार्ट के मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। लैब तैयार होने के बाद हार्ट अटैक, वॉल्व चेंज, हार्ट सर्जरी के मरीजों को खासी राहत मिलेगी। देखिए, मेडिकल कॉलेज देहरादून में आज हमने कैथ लैब का जो है यहाँ पे शिलान्यास किया है और हमारा प्रयास रहेगा कि 9 नवंबर को राज्य स्थापना के दिन हमारे मुख्यमंत्री जी इसका विधिवत उद्घाटन करेंगे। तब तक ये बन के तैयार हो जाएगा और एक बड़ी सौगात जो है मेडिकल कॉलेज देहरादून की तरफ से यहाँ की जनता को दिया जा रहा है कि क्योंकि कई सालों से कैथ लैब की यहाँ पे बहुत बड़ी डिमांड थी। दूसरा, जो हमने एक नया यहाँ पे कोर्स डिज़ाइन कर रहे हैं, अब मेडिकल विश्वविद्यालय के कुलपति जी से हमने आग्रह किया है कि वो जो लाइफ स्टाइल है लोगों की, उसको कैसे सुधारा जाए। 6 महीने का एक कोर्स चलाया जाएगा और आज हमने मेडिकल कॉलेज देहरादून में इसका विधिवत जो है शुभारम्भ किया है और यहाँ पे पूरा स्टाफ भी रखा है। कोई भी व्यक्ति यहाँ पे आ सकता है कि भाई वो अपने पूरे लाइफ स्टाइल के बारे में, उसको क्या खाना है, कितना जो है वज़न होना चाहिए, क्या क्या उसको मेडिकल की तरफ से वो मिलनी चाहिए कि ताकि वो अपने को हिसाब से ढाल सके। तो ये भी हमने आज उद्घाटन किया है। 2 महत्वपूर्ण निर्णय आज हमने यहाँ पे बताए हैं कि जो भी आयुष्मान भारत में अब इलाज कराएगा प्राइवेट हॉस्पिटलों में, उसके लिए अब जब मरीज़ ठीक होके घर जाएगा तो वो वाउचर पे साइन करके जाएगा कि उस पर कुल खर्चा सरकार की तरफ से कितना हुआ है। दूसरा, हमारे राज्य में कोई भी अगर रोड एक्सीडेंट होते हैं तो उनका इलाज जो है निःशुल्क हमारे किसी भी हॉस्पिटल में किया जाएगा, अगर उस पर कार्ड है या नहीं है। तो एक बड़ी सौगात हम अपने राज्य में भी देने वाले हैं और जल्दी इन दोनों चीज़ों का हम मुख्यमंत्री के द्वारा जो है उद्घाटन कराने वाले हैं। लाइफस्टाइल क्लिनिक हमारी है। आपको पता है कि लाइफस्टाइल को अगर हम मैनेज करते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा कि हम क्या खाएं, ईट राइट करें और ज़्यादा क्या व्यायाम करें, किस तरीके की लाइफस्टाइल रखें, इन सारी चीज़ों पे होगा। और जैसे जो पेशेंट्स ऑलरेडी डायबिटीज़ के हो गए तो उनका डायबिटीज़ किस तरिके से कंट्रोल हो, दवाओं के इतर किस तरीके से और जो है एक्सरसाइज और खाने पीने की चीज़ों को कंट्रोल करके कर सकते हैं। और आज जो है एक डिपार्टमेंट ऑफ लाइफस्टाइल मैनेजमेंट यहाँ इस्टेब्लिश करने की भी बात जो है वो आदेश हम लोगों को प्राप्त हुए हैं, तो जल्दी उस पर भी कार्य करेंगे। कैथ लैब जहाँ तक है कि एक हार्ट को लेकर के यहाँ पर हमारे यहाँ नहीं था और बहुत सारे रेफरल यहाँ से करने पड़ते थे, उसके लिए राज्य सरकार ने बजट स्वीकृत किया है और वो कैथ लैब जो है अब यहाँ स्थापित की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी के निर्देशों के क्रम में ये कैथ लैब जो है वो 9 नवंबर को जब हमारा राज्य स्थापना दिवस मनाएंगे उस समय इसको शुरू करेंगे। कैथ लैब का मतलब ये है जो हमारा ईसीजी के बाद, जेडमील के बाद या जो टीएमटी के बाद जो टेस्ट होते हैं एंजियोग्राफी, और उसके साथ साथ एंजियोग्राफी के साथ साथ अगर ज़रूरत पड़ी तो एंजियोप्लास्टी या एंजियोल्यूमिनोप्लास्टी वगैरह जो इन्वेस्टिगेशन के साथ इलाज होता है वो उसमें कैथ लैब का होना बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ क्रिटिकल केयर यूनिट होती है जो हार्ट के पेशेंट को स्टेंट डालने के बाद उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो वो अब यहाँ शुरू हो जाएगी। तो हमारे साथ इस स्टेट में जो गरीब मरीज़ हैं जिनको हम रिफ़र करते थे, वो अन्य चिकित्सालयों में जाते थे, बहुत ज़्यादा खर्चा होता था, तो वो बच जाएगा और हम रिफ़रल करने से बच जाएंगे। तो ये गरीब मरीजों को जो देहरादून में इलाज नहीं बाहर जाना पड़ता था, वो रिफ़रल रेट हमारा ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। और दूसरी जो क्लिनिक हमारी है लाइफस्टाइल यूनिट, वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिसीज़ है,
थायराइड है, हाइपरटेंशन है, इन सब में प्रिवेंशन का बहुत ज़रूरी बात है। डाइट रेगुलेशन का ज़रूरी है, कितनी एक्सरसाइज करनी है, कैसे एक्सरसाइज करनी है, क्या खाना है, कैसे खाना है। हल्द्वानी में कांग्रेस द्वारा महंगाई के खिलाफ किए जा रहे प्रदर्शन के क्रम में मंडी क्षेत्र में चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश के नेतृत्व में किसानों और आढ़तियों ने केंद्र सरकार पर महंगाई बढ़ाए जाने का आरोप लगाया। महंगाई पर चौपाल पर चर्चा कार्यक्रम में कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अब आम आदमी पार्टी आम आदमी की कमर महंगाई से टूट रही है। आए दिन घरेलू उत्पादों के दामों में जिस तरह बढ़ोतरी हो रही है, उससे आम नागरिक का गुजारा करना मुश्किल हो गया है। देखिए, बड़ा अच्छा कार्यक्रम हमें पीसीसी और एआईसीसी की तरफ से आया है और हल्द्वानी की मंडी से, क्योंकि व्यापक संदेश पूरे क्षेत्र में, पूरे कुमाऊं में जाता है और साथ ही साथ जो उनका दर्द था आम व्यक्ति का, उसको भी हमने बेहतर तरीके से समझा। मंडी की जो समस्याएं, मंडी से पूरे कुमाऊं का वास्ता है और कुमाऊं का कोई भी काश्तकार ऐसा नहीं होगा, व्यापारी ऐसा नहीं होगा, आम आदमी ऐसा नहीं होगा जिसका कोई ना कोई यहाँ वास्ता ना हो या उसका आवागमन ना हो। तो इसलिए यहाँ से एक व्यापक संदेश की प्रक्रिया है और महंगाई ऐसा मुद्दा है जिस पर अवश्य जन जागृति की इस समय नहीं। देखिए, मैं मंडी का अध्यक्ष रहा हूँ, उस समय जो सड़कें बनी थी उसके बाद आज तक नहीं बनी। हल्द्वानी में जो माता जी ने सड़कें बनाई, उस समय के बाद जो सड़कें बनी आज तक उनका रिपेयर तक नहीं करा पाए। बदहाली की ओर यहाँ की जो सड़क की व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था है, ढकेला जा रहा है। इसका विरोध सड़क से लेकर सदन तक होगा और अवश्य ये जो हालात हल्द्वानी में पैदा कर रहे हैं, हल्द्वानी की कमर तोड़ने का एक प्रयास करा जा रहा है। हल्द्वानी आर्थिक राजधानी है इस प्रदेश की, कुमाऊं की, और उत्तराखंड की अगर बात करें तो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण शहर मैं मानता हूँ देहरादून के बाद। और यहाँ पे अगर इतनी बदहाली है तो सीधे सीधे सरकार जानबूझकर पेंसिल, कॉपी, किताब, आटा, ऐसी चीज़ों पे इन लोगों ने जीएसटी लगा दिया, टैक्स लगा दिया, जिसमें सोच नहीं सकते थे। एक छोटी बच्ची ने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखकर अपना दर्द उन्होंने बयान करा, बच्ची ने। तो आप खुद सोच लीजिए कि बच्चों को तक जब समझ में आ गई कि महंगाई क्या होती है, वरना पहले तो माँ बाप के पास अगर 5 पैसे भी होते थे तो पूरे 6 पैसे वो अपने बच्चों पे खर्च करके उन्हें कभी एहसास नहीं होने देते। अब छोटे से छोटे बच्चे समझ गए कि महंगाई क्या चीज़ है और माता पिता। ऋषिकेश में मालवीय मार्ग पर स्थित ब्रह्मादेवी राजकीय प्राथमिक विद्यालय नंबर 7 की बिल्डिंग को भूमाफियाओं द्वारा खुर्द करने का मामला सामने आया है। आरोप लगा है कि दिल्ली के कुछ भूमाफिया अचानक स्कूल में पहुंचे और स्कूल का सामान उठाकर बाहर फेंकने लगे। इतना ही नहीं, भूमाफियाओं ने स्कूल में मौजूद नौनिहालों के साथ भी बदसलूकी की। प्रधानाचार्य की सूचना पर कोतवाली पुलिस स्कूल पहुंची तो स्कूल के बिल्डिंग को भूमाफियाओं ने अपना बताते हुए कुछ दस्तावेज दिखाए। स्कूल की प्रधानाचार्य की माने तो साल 1941 में ब्रह्मादेवी ट्रस्ट की ओर से स्कूल चलाने के लिए नगर पालिका को संपत्ति दान में दी गई थी। 81 वर्ष बीतने के बाद अब ब्रह्मादेवी ट्रस्ट के खुद को ट्रस्टी बताने वाले भूमाफिया स्कूल में अपना हक जता रहे हैं। ये प्रॉपर्टी सरकार की है, शिक्षा विभाग की। पहले यहाँ निगम का स्कूल निगम पे थी, लेकिन अब ये हमारे शिक्षा विभाग पे आ गई है और यहाँ हमारे ऊपर नीचे दोनों क्लासें चलती हैं। लेकिन कुछ लोग आज अचानक आए, 2-4 गुंडों को लेके और 2-4 गुंडों को लेके आए और उन्होंने बच्चों के साथ बदतमीजी करी, मेरे स्टाफ। और मैं यहाँ नहीं थी, मेरे पीछे आके अब सारा सामान बाहर, मेरे रजिस्टर फेंक दिए, सब बाहर फेंक दिया कि हमारा है। मैं हाथ जोड़ के कह रही हूँ उनसे कि भाई जो कागज है दिखा दो, सरकार के पास जाओ, मेरा पर्सनल कुछ भी नहीं है यहाँ पे। लेकिन ये लोग नहीं माने, इन्होंने हमारा सामान फेंक दिया, रजिस्टर फेंक दिए, बच्चों के साथ बदतमीजी करी, स्टाफ के साथ बदतमीजी करी। ये ज़मीन कब कैसे मिली थी सर? ये 1941 में यहाँ स्कूल को दी गई थी। सर ये स्कूल ऋषिकेश का सबसे पहला स्कूल है और यहाँ पे 8वीं तक की कक्षाएं चलती थी। वो हमारे रजिस्ट्रों में, विभाग में है। तो 8वीं की कक्षाएं सिर्फ नंबर के फ्लोर में तो नहीं। अच्छा, निगम द्वारा भी आप पे कुछ कागज दिखाए गए क्या? सर निगम ने दे रखा है कि धर्मशाला का आधा एक हिस्सा बोर्ड को दान दिया गया है स्कूल के लिए। वो कागज हमारे पास है सर। मौके पे पुलिस प्रशासन आया था, क्या निष्कारण निकला? प्रशासन ने तो 2-4 कागज पता नहीं कहाँ से दिखाए। ये आदमी मालिक बन के आ गया और कह रहे हैं कि मैडम आपके खिलाफ रिपोर्ट करेंगे, नहीं तो जैसे ताले हैं सारे ताले लगा दो, ऊपर पैसे बंद कर। ये जो स्कूल के अंदर जो विवाद का मामला अभी मेरे संज्ञान में आया, तो ये एक धर्मशाला, ब्रह्मादेवी धर्मशाला की प्रॉपर्टी हुआ करती थी कभी,
तो ब्रह्मा देवी धर्मशाला के जो ट्रस्टी लोग या जो मालिक लोग रहे होंगे, उनके द्वारा ये स्कूल की ज़मीन नगर निगम को दान में दी गई थी स्कूल संचालित करने के लिए। तो अब यहाँ पे स्कूल संचालित हो रहा है और गरीब बच्चे यहाँ पढ़ाए जाते हैं, लेकिन जो उनके जो वारिसान हैं उनका कहना है कि उन्होंने स्कूल को चलाने के लिए सिर्फ नीचे का तल दिया था, ऊपर छत नहीं दी थी। तो लेकिन मेरे हिसाब से तो जो दान दी गई चीज़ें होती हैं वो पूरा एक भूभाग होता है, प्रॉपर्टी का भूभाग होता है जो पूरा दान दिया जाता है, जिसमें स्कूल प्रशासन को यदि किसी चीज़ की शॉर्टेज पड़ रही है, बच्चे अगर बढ़ गए हैं और बिल्डिंग वगैरह की शॉर्टेज पड़ रही है, तो स्कूल प्रशासन को उसको निर्माण करने का भी अधिकार होना चाहिए। ये राजकीय प्राथमिक विद्यालय नंबर 7 मालवीय नगर ऋषिकेश का मामला है और यहाँ पर जो है 1941 में संपत्ति का मामला आया था। संपत्ति उनके मूल ट्रस्टियों ने जो है विद्यालय के लिए दान दे दी थी बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन आज कुछ दबंगई करते हुए कुछ बाहर के दिल्ली को सुनने में आ रहे हैं, दिल्ली के लोग हैं जो यहाँ पे आकर जिनका धंधा ये है कि जो है धर्मशालाओं को फुटबुट कर देगा। तो इस तरह की यहाँ पे स्थिति वो कह रहे हैं कि हमारे ट्रस्टियों ने नीचे का दिया था और ऊपर का तल नहीं दिया था। तो ये कोई स्थिति होती थी। अगर इस तरह का कार्य चलता रहा और यहाँ के प्रशासन और यहाँ के प्रतिनिधि अगर मौन रहे तो निश्चित तौर पे हम इसको जो है जन आंदोलन के रूप में बनाएंगे और अपनी यहाँ पे जो भी हमारी संपत्तियाँ हैं, निगम की संपत्ति है, बच्चों के पढ़ने। हल्दीचौड़ पुलिस चौकी में कोतवाल डीआर वर्मा द्वारा एक सामान्य बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर जनप्रतिनिधियों से विचार विमर्श किया गया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों और गणमान्य लोगों ने कोतवाल के सामने क्षेत्र में अवैध नशे के कारोबार से लेकर कई समस्याएं रखी, जिस पर कोतवाल ने आश्वस्त करते हुए कहा कि इस मामले में पुलिस पहले से अभियान चला रही है और लगातार कार्रवाई भी कर चुकी है, और फिर भी अगर कोई जनप्रतिनिधि पुलिस को सूचना देता है तो पुलिस कार्रवाई करेगी। महत्वपूर्ण मामला अधिकतर जो है यातायात से संबंधित है और इनको बताया गया है कि यातायात पे भी जो है सहयोग करें और अपने टीनेजर बच्चों को हेलमेट ज़रूर दें, ट्रिपल राइडिंग न कराएं। साथ ही नशे के उसमें भी बात चली और इसमें भी कार्रवाई की जा रही है। कुछ स्टाफ बढ़ाने को लेकर के बातचीत रही है तो इसमें कुछ? हाँ, पब्लिक द्वारा चौकी क्षेत्र और थाने पे जो है स्टाफ बढ़ाने की कोशिश की है, जिसमें श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा आज ही कुछ कर्मचारियों को होने वाली बहुत सारी गतिविधियां जो कि इस समय सभी के लिए समस्या का सबब बने हुए हैं, उनके समाधान और पुलिस के क्या रूल है और रेगुलेशन है और उनसे कैसे इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, साथ ही साथ हम लोगों के क्या अधिकार हैं और उनका उपयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं। साथ ही साथ क्षेत्र में रहने वाले बहुत से मकानों जो कि बाहर से आगंतुक हैं, जो लोग भी यहाँ पर किराए पर रह रहे हैं, उनका सत्यापन के बारे में, और जो भी यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं उन लोगों का सत्यापन के बारे में, साथ ही साथ क्षेत्र में रोज बढ़ रही नशे की समस्या के संबंध में और काफ़ी सारे जो क्षेत्रीय मुद्दे थे उन पर चर्चा करी और सभी जनता से सहयोग की भी अपील करी ने कोतवाल साहब वर्मा जी ने। और क्योंकि उनको पुराना इस क्षेत्र से नाता रहा है, पहले से वो यहाँ पर परिचित हैं, तो कहीं ना कहीं। उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि अब क्षेत्रवासियों को गड्ढे वाले मार्ग से निजात मिलेगी। उन्होंने बताया कि अथक प्रयासों से सरकार की चर्चा पर 6 करोड़ रुपए की लागत की 4 सड़कें स्वीकृत हुई है, जिनका निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाएगा और इन सड़कों के बनने से ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री की बहुत प्रगतिशील ग्रामीण सड़कों को सुदृढ़ करने की योजना है, तो उसी के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत अभी हाल में ही हमारी 4 सड़कें स्वीकृत हुई हैं, उनके प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है, जिनमें हल्द्वानी चौराहे से शिवराजपुर मार्ग, ध्याननगर से सन्यासीवाला, हमारे सरवरखेड़े से गंगापुर मार्ग और एक और मार्ग है। ऐसे 4 मार्गों का हमें अभी स्वीकृति मिली है। लगभग 6 करोड़ रुपए की सारी ये सड़कें हैं और इनकी डीपीआर तैयार की जा रही है। बहुत जल्दी इस पर कार्य होगा। एक हमारी जो मैं भूल गया था, निज़ामगढ़ से लेकर और उसको पार किसानों के खेतों से होते हुए फजलपुर गुरुद्वारे तक, इस तरह से 4 सड़कों की स्वीकृति मिली है। तो ये बहुत जल्दी काम टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी, कार्य होंगे और इससे हमारे विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में किसानों को बहुत बड़ा लाभ होगा।
मंगलौर क्षेत्र में बढ़ते नशे के कारोबार से परेशान दर्जनों महिलाओं ने नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को कोतवाली में पहुंचकर गुहार लगाई है। तो पुलिस ने जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि मंगलौर क्षेत्र में स्मैक का काला कारोबार तेजी से फैल रहा है। युवा वर्ग के नशे में लिप्त होने से परिजन भी खासे परेशान हैं, जिसके चलते अब परिजनों ने पुलिस से नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हम नशा खत्म करने के लिए आए हैं यहाँ पे। मोहल्ला खालसा वाल्मीकि बस्ती में पूरा नशा हो रहा है। उसमें स्मैक भी बिकी जा रही है, उसमें सुल्फा भी बेचा जा रहा है, उसमें कच्ची पक्की दारू भी बेची जा रही है और इससे हमारा छोटा बड़ा बच्चा भी नशे में पड़ गया है। इसलिए हमने इसको ख़त्म करने के लिए ठान ली है, नशा ख़त्म करने के लिए। इसे हमने नशा ख़त्म करने के लिए बीड़ा ठाना है। 25 स्थिति में है कि उन्हें खाने का भी पता नहीं है, क्योंकि उनको अगर वो इस टाइम सोएंगे तो रात को इसी टाइम उठेंगे अगले दिन। इतना बुरा हाल हमारे बच्चों का है। अच्छा, और फिर उनका नशा टूट जाएगा तो चोरी की तरफ भागेंगे, चोरी करेंगे। अच्छा, इसीलिए हमारी 2 बहन से भी खुल गई मोहल्ले में सर। ये पता नहीं कि कितने खोल ली, लेकिन कराते नशे वालों नहीं है। बस हमारे तो ये समस्या है कि नशा बस हमारी तरफ से बिल्कुल ख़त्म हो जाए। हमारे बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक चाहिए। इस संबंध में नशे, अवैध शराब, स्मैक, गांजा आदि की जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं उन पर हम लोग प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं समय समय पर पूरा थाना क्षेत्र में। और जो महिलाओं के द्वारा जो ज्ञापन मिला है उसको भी, उसमें जो उनके द्वारा स्थान बताए गए हैं उन पर भी हमने जो है। नैनीताल के थाना तल्लीताल क्षेत्र के निवासी किशोरी से इंस्टाग्राम पर नजदीकियां बढ़ाकर एक युवक मिलने के लिए दिल्ली से नैनीताल पहुंच गया, जिसके बाद युवक ने किशोरी के साथ ही होटल में ले जाकर अश्लील हरकत की। जानकारी के मुताबिक किशोरी स्कूल जाने के बहाने घर से निकली थी। देर शाम जब वो घर नहीं पहुंची तो स्वजन उसकी तलाश में जुट गए। परिजनों ने पुलिस को भी सूचना दे दी। लोगों से पूछताछ के दौरान किशोरी क्षेत्र में स्थित एक होटल में युवक के साथ मिली। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। उसकी बहन ने एक तहरीर दी थी थाना में आकर के, उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और जो मुलजिम था उसमें उसको भी अरेस्ट कर लिया गया है। उसकी बहन ने एक तहरीर दी थी थाना में आकर के, उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और जो मुलजिम था उसमें। हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के खन्ना नगर में ताबड़तोड़ फायरिंग मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि फायरिंग मामले में फरार चल रहे 10,000 रुपए के इनामी विष्णु अरोड़ा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी की निशानदेही पर अभी तक फायरिंग में इस्तेमाल रिवॉल्वर बरामद नहीं हुई है, जिसे लेकर पुलिस ने आरोपी विष्णु अरोड़ा से पूछताछ शुरू कर दी है। और 5 लोगों के खिलाफ इनाम भी घोषित किया गया था और उनका NBW भी लिया गया था, जिसमें विष्णु अरोड़ा मुख्य था, जिसको पुलिस ने कल रात को 2 बजे के आसपास सेक्टर 2 से गिरफ्तार किया है और अब माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। देखिए, इसको लेकर पब्लिक में काफ़ी रोष भी था और हम लोगों की कार्रवाई से पब्लिक काफ़ी संतुष्ट भी थी। हमारी कई टीमें थी जो लगातार दबिश दे रही थी और कल हमें सफलता मिली और उसको आज माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। नहीं, ये परेड नहीं कराई गई है। वहाँ पे खन्ना नगर में जो घटनास्थल था उसका निरीक्षण कराया गया। घटनास्थल था वो उसे निरीक्षण कराया गया और कौन कौन थे, पुलिस जो भी हमारा आईओ है। यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए टुक-टुक यूनियन और मैजिक यूनियन के पदाधिकारियों के साथ थानाध्यक्ष ने बैठक की। इस दौरान यातायात संबंधित कई मुद्दों को लेकर विशेष चर्चा की गई। बैठक में दोनों यूनियनों के पदाधिकारियों ने थानाध्यक्ष के सामने कई सुझाव रखे। थाना अध्यक्ष अनिल उपाध्याय ने बताया कि शहर में यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए टुक-टुक और मैजिक यूनियन के लोगों के साथ एक बैठक की गई, जिसमें सबको निर्देश दिए गए कि टुक-टुक और मैजिकों को निर्धारित स्थानों पर ही खड़ा करें। अभी ये टुक-टुक अध्यक्ष और मैजिक के और टेम्पो के सभी अध्यक्ष यहाँ मौजूद थे और उनके साथ जो वाहन चलाते हैं वो भी करीबन लगभग 40-50 की संख्या में आए थे। उनकी मीटिंग मेरे ही द्वारा आह्वान किया गया था। यहाँ पर अक्सर ये देखा जाता है कि शनिवार के दिन शनिवार मार्केट लगती है बाजार में, तो टुक-टुक की वजह से हमारे जाम की स्थिति आ जाती है।
तो उसी संबंध में मेरे द्वारा उनसे वार्ता की गई और उनके द्वारा भी अच्छा मुझे आश्वासन दिया गया कि जो नियम होंगे उसी के हिसाब से हम चलेंगे। और उन्हें मेरे द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि सुभाष चौक से लेकर अपना अस्पताल तक के बीच में कोई भी टुक टुक लेकर शनिवार मार्केट के दिन नहीं आएगा। और जो यातायात व्यवस्था के लिए हमारे स्तर से भी राज्य कर्मचारियों के लिए भारत सरकार की तर्ज पर लिए गए डाउनग्रेड पे के निर्णय पर कर्मचारियों में काफी आक्रोश है। अल्मोड़ा में आक्रोशित कर्मचारियों ने उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति के बैनर तले प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने कहा कि सरकार ने हाल ही में जो वेतन विसंगति तालिका जारी की है वो कर्मचारियों के लिए घातक है। कर्मचारियों ने कहा कि वो सरकार से पूछना चाहते हैं कि सांसदों और विधायकों को मिलने वाली पेंशन और सुविधा में कोई कटौती क्यों नहीं की जाती। कर्मचारियों ने कहा कि आगामी 19 अगस्त को होने वाली प्रांतीय बैठक में हिस्सा लेने का निर्णय लिया गया है। अगर सरकार अपने निर्णय को वापस नहीं लेती है तो सभी कर्मचारी बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होंगे। उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति के बैनर तले और जितने भी हमारे संगठन घटक दलों के संगठन हैं उनमें जो है रोष व्याप्त है, क्योंकि वर्तमान सरकार द्वारा जो वेतन विसंगति तालिका प्रस्तुत की गई है वो हमारे लिए घातक है। हम जो है न्यून हमारी जो प्रमोशन की सीढ़ियां हैं वो आगे को जाती हैं और तो अभी हम 48 में हैं तो हमारा प्रमोशन आगे को होता है तो हम 48 में रहेंगे और नए नियुक्ति जो नई भर्ती होंगी उनका भी ग्रेड जो है नीचे कर दिया गया है, जो इस राज्य के लिए जो है एक निंदनीय विषय है। जो कर्मचारी दिन रात काम करता है उनको जो है शाबाशी देने के बजाय उनका मनोबल गिराया जा रहा है। ये कहीं का ये हमारे देश का न्याय। फिलहाल के लिए अपनों उत्तराखंड में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे ANB न्यूज़। नमस्कार।